वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 को कैरी ऑन करेंगे और पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम की बात करेंगे। बेरिलियम जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रुप 2 है, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का पहला एलिमेंट है। सो इट्स द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एंड इट हैज़ अ वेरी स्मॉल साइज। इसका एटॉमिक नंबर साइन BE है। एटॉमिक नंबर इसका सिर्फ 4 है, तो ये जो स्मॉल एटॉमिक साइज़ है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s2 में कंप्लीट हो जाती है। यानी जो 2 शेल है इसमें सिर्फ s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, p ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है। तो जो वेरिएशंस आएंगी वो किन वजूहात की बिना पर आएंगी? इसके एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ की वजह से। दूसरा ये है कि ये वेरी लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। तीसरी है स्मॉल साइज़ की वजह से इसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, यानी इसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना के लिए लॉट ऑफ एनर्जी दरकार है। और अभी जो एक और बात की इसकी कि वैलेंस शेल में सिर्फ s इन्वॉल्व है, d इन्वॉल्व नहीं है। ये भी एक डेविएशन की वजह है। इज इन्वॉल्व। ये 4 बुनियादें हैं जिनके जो इसको बाकी मेंबर से, बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल से, यानी कैल्शियम से, मैग्नीशियम से, स्ट्रोंशियम से, रेडियम से इसको डिफरेंशिएट करती हैं। तो एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन निकालना इसके वैलेंस शेल से मुश्किल होता चला जाएगा, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये तीनों फैक्टर्स मिलते जुलते हैं। स्मॉल साइज मीन्स हाई आयोनाइजेशन एनर्जी which means less electropositivity. So it has an inclination towards electronegativity. So it's a bit electronegative. Being a metal, it has an electronegativity value which is close to 2. So this means that it has the ability to show marked deviation from rest of its members. तो मेटल जो है वो जेन्युइन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। यूँ ही हम नीचे जाते जाते हैं डाउन द ग्रुप, तो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होता चला जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ जो हैं वो लो होती चली जाती हैं। स्मॉल साइज़ की वजह से, ज़्यादा चार्ज टू रेडियस रेशियो की वजह से आप कह सकते हैं कि इसका वैलेंस शेल, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, बहुत कम है। तो मेटालिक प्रॉपर्टीज़ से फिर ये मार्क डेविएशन शो करती हैं, जनरल मेटालिक प्रॉपर्टीज़ से। जो कुछ चीज़ें हैं उनको हम देख लेते हैं। पहली चीज़ है स्मॉल साइज़ की वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। दूसरा फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स है इनकी हार्डनेस। दे आर एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। अगेन स्मॉल साइज मोर कोहेजन between nucleus and electrons, so the structure becomes more rigid, hard and brittle. इसके बाद जो अगली बात है वो ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन की बात है। जो ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ बेरिलियम, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब ये है कि दे कैन एक्ट एज एसिड्स एज वेल एज बेसिस, जबकि किसी भी दूसरे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड्स
एम्फोटेरिक इन नेचर नहीं है, उनके ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक इन नेचर हैं और वाटर के साथ रिएक्ट करके बेसिस फॉर्म करते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ एम्फोटेरिक हैं, यानी बेरिलियम का ऑक्साइड जब बन गया तो फिर जो है वो किससे रिएक्ट करने की सलाहियत रखता है, एसिड से भी, और एक सॉल्ट बन जाएगी बेरिलियम क्लोराइड और साथ आपको मिलेगा वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। इसी तरह से जो बेरिलियम ऑक्साइड है ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, जबकि कोई भी और ग्रुप 2 का मेंबर बेस के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करेगा। ये एक सोडियम बेरिलियम और हाइड्रोक्साइड का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, जिसके फार्मूले को मैं सिर्फ पेचीदगी से बचने के लिए नहीं लिख रहा, लेकिन किसी भी दूसरे ग्रुप 2 के मेंबर जो हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करने की सलाहियत नहीं रखते, क्योंकि वो ख़ुद बेसिक इन कैरेक्टर हैं। एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर ज़रूर फॉर्म कर देंगे। ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, ये भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। एसिड बेस रिएक्शन इज सॉल्ट एंड वाटर, बट if you expect magnesium oxide to react with sodium hydroxide, so there will be no reaction. इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, बेरिलियम का ऑक्साइड जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड होता है। बेरिलियम डज नॉट फॉर्म अ पेरोक्साइड। लेकिन अगर आप डाउन द ग्रुप जाएँ अल्काइन अर्थ मेटल्स में, तो जो लास्ट 2 मेंबर्स हैं स्पेसिफिकली वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके पेरोक्साइड भी फॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं, जिसमें हर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, जबकि बेरिलियम ऑक्साइड के केस में हर ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा और ये फिर नॉर्मल ऑक्साइड है। जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 के अलावा हो तो फिर वो नॉर्मल ऑक्साइड नहीं रहता। यहाँ इस केस में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ अभी पेरोक्साइड कहलाएगा। पहला मेंबर ये काम नहीं कर सकता, बाकी मेंबर्स टू एन एक्सटेंड कर सकते हैं। और डाउन द ग्रुप जब आप जाते हैं तो रिलेटिवली ये इम्कान बढ़ जाता है कि एब्रप्ट या वायलेंट किस्म का रिएक्शन हो जाए, स्पॉन्टेनियस किस्म का, तो एक्सेस एयर की प्रेजेंस में, तो फिर ये काम भी मुमकिन है। इसके बाद ये बात पता होनी चाहिए डिफरेंस के कॉन्टेक्स्ट में, पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम के कॉन्टेक्स्ट में, कि बेरिलियम के जो कंपाउंड्स हैं वो यूजुअली लेस आयनिक हैं, मोर कोवलेंट हैं। और उसकी वजह यह है कि इनका चार्ज टू रेडियस रेशो जो है वो ज़्यादा है अपने एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ की वजह से। आयनिक करैक्टर फिर कम होता चला जाता है, इसकी आयोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये किसी दूसरे स्पीशी को पोलराइज करने की सलाहियत ज़रूर रखता है। पोलराइजेशन कैपेबिलिटीज़ जो स्मॉल साइज़ के एटम्स होते हैं उनकी ज़्यादा होती हैं, जैसे लिथियम की है थी, ग्रुप 1A की जो लिथियम है उसकी भी पोलराइजेशन कैपेबिलिटीज़, यानी सराउंडिंग जो साथ वाला एनाइन है उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्ट्रक्ट करने की सलाहियत, जिसकी वजह से आयनिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज़ होता चला जाता है। तो एक इसका अपना एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड ज़्यादा और इजीली आयोनाइज नहीं होगा, लेकिन साथ वाले जो एनाइन है, इसका एनाइनिक पार्ट है,
उसको ये पोलराइज ज़रूर कर देगा। तो दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बेरिलियम का जो कंपाउंड है, जैसे ये बेरिलियम क्लोराइड है, इसमें आयनिक करैक्टर कम होगा मैग्नीशियम क्लोराइड के निस्बत, क्योंकि यहाँ पे दो फैक्टर्स आएंगे। एक इसका स्मॉल साइज़, हाई चार्ज टू रेडियस रेशो, और उसकी वजह से फिर पोलराइजेशन की कैपेबिलिटीज़। और मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में साइज़ एटम का बड़ा है और चार्ज टू रेडियस रेशो बतदरीज कम हो रही है। द साइज इज़ एक्सपेंडिंग एंड द चार्ज इज़ बिकमिंग मोर expanded or delocalized, you can say, whereas in this case the charge is localized in case of beryllium. So in this case they are ionic in nature. ये इजीली वाटर में टूट जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, जबकि बेरिलियम क्लोराइड को पानी में तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। ये मैग्नीशियम के आयंस बन जाएंगे, क्लोराइड के आयंस बन जाएंगे मैग्नीशियम +2 के, और जब बेरिलियम क्लोराइड को आपने तोड़ना होगा तो यू विल नीड a lot more effort because of the covalent nature of the molecule. It will disrupt eventually, but with a lot of effort initially. So this is due to the increase in the covalency factor and decrease in the ionic character of the first member, which is beryllium of group. Next point is that beryllium does not readily react with water, and उसकी वजह बेरिलियम का ऑक्साइड पानी से जल्दी रिएक्ट नहीं करता। बेरिलियम खुद भी पानी में जल्दी रिएक्ट नहीं होता। पॉइंट ये है कि बेरिलियम का जो रिएक्शन है वाटर के साथ, इट इज़ नॉट इंस्टेंटेनियस। इट formation of hydroxide BeOH twice is not an easy job. Even if it forms, it will eventually disrupt and break away because of the factor कि बेरिलियम जो है उसका एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ है और इसकी जो एबिलिटी है पोलराइजेशन की, यानी नेबरिंग एनायनिक पार्ट को, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करने की, उसको वजह से ये जल्दी पानी में हल नहीं होता और हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है पानी से रिएक्शन। जितना भी स्मॉल साइज़ होगा उतनी ज़्यादा उसकी आयनाइजेशन स्लो होगी और पानी के साथ रिएक्शन और हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन मुश्किल होती चली जाएगी, जैसे कि बेरिलियम के केस में है। दूसरी, इसकी आयनाइजेशन स्लो है तो पानी क्योंकि एक आयनिक स्पीशी है तो फिर उसके साथ इसका रेडिली रिएक्शन नहीं होगा, इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो बेरिलियम +2 आयन बनेगा और उसके बाद पानी के हाइड्रोक्साइड आयन के साथ इंटरेक्ट करेगा, और अगर इंटरेक्ट करके हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर भी देगा तो ये अनस्टेबल होगा, ये जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। अगेन वीक आयनाइजेशन, वीक polarity and more polarizability, which is ability to disrupt hydroxide ion, electronic cloud। तो ये वाली फैक्टर्स की वजह से फिर ये अनस्टेबल है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे लिथियम के हाइड्रोक्साइड्स कार्बोनेट्स अनस्टेबल हैं और फ़ौरन डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। यही फैक्टर्स यहाँ बेरिलियम पे लागू होते हैं। छठी बात इसकी ये है कि ये लेस रिड्यूसिंग है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का फैक्टर इसमें कम है, इट इज़ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो ये रिड्यूस करने की सलाहियत, फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत कम रखता है। तो एज अ ट्रेंड अगर आपने देखना हो टॉप टू बॉटम, तो हमेशा स्मॉल साइज़ जो है वो ईजीली इलेक्ट्रॉन क्योंकि लूज़ नहीं करता तो वो लेस रिड्यूसिंग होता है,
जैसे कि इस केस में बेरिलियम। लिथियम के केस में वो मोस्ट रिड्यूसिंग क्यों है स्मॉल साइज़ की वजह से, उसकी वजह तफसील के साथ हमने लिथियम के कॉन्टेक्स्ट में देखी थी, लेकिन एज अ जनरल रूल जब बात की जाएगी तो स्मॉल साइज़ की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का पोटेंशियल कम होगा, तो फिर वो डेफिनेटली डोनेट करने की सलाहियत भी कम रखता है। बेरिलियम जो है वो वाहिद मेंबर है जो किसी भी बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग के साथ या वीक के साथ इंटरेक्ट करके हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा। बाकी मेंबर्स जो हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो वाटर के साथ मिलके तो उनका ऑक्साइड जो है वो बेस फॉर्म कर देगा, लेकिन बराह रास्त उनकी बेस के साथ इंटरेक्शन मुमकिन नहीं है, और उसकी वजह उनकी हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, और हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से वो नॉन मेटल्स के साथ इजीली रिएक्ट करते हैं।